Hello everyone. Again, this video is for ICSC students only. Basically, those students who are in class 10th right now. And this video relates with your subject civics. And in this series, you will be having only 3 videos because you are having 3 units. So, one unit is consisting of, one video will consist of one full unit. Okay. So, this is your first unit. The first unit is Union Parliament. Again, these videos will be smaller in length, छोटी होंगी. Why? Because ICSC has said that there should be reduced syllabus from classes 6 to 12th. reduced syllabus को कम करा गया है because of this corona pandemic, right? So कुछ topics हैं जो कट करे गए हैं, शॉर्ट करा गया है. सो यू विल बी गेटिंग लेसर इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियोस. बेसिकली जो इस साल में बच्चे हैं ये उन्हीं के लिए है. तो जो आपके बुक्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं और जो इस वीडियो में कवर कराएंगे उसमें डिफरेंस होगा. अगेन वन मोर थिंग, जो टॉपिक्स हमें लगे हैं हमने वो इसमें कवर करे हैं. हो सकता है कि हमने थोड़े लेस करे हों या फिर थोड़े ज़्यादा हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हों. इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए बोर्ड के लिए क्या करेंगे, पहले इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के बाद जो आपके ICSE के सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं आपके ईयर के लास्ट में, उसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. तो कोई टॉपिक और रह जाता है तो तब आप कवर करेंगे. और अगर कोई और टॉपिक हमने ज़्यादा इस वीडियो में कवर कर लिया तो उसे आप लीव कर देंगे. बेसिकली हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमें लगा कि टॉपिक्स आपके ज़रूरी हैं वो इसमें दिए गए हैं. अगेन वन मोर थिंग, दैट वॉट एवर वी आर गिविंग इन दीज टॉपिक्स आर बेसिकली बुलेट पॉइंट्स. एक बुलेट पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट प्रॉपर आंसर्स और दी सेंटेंसेज, राइट? सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू वेल इन योर एग्जाम्स, आपको बुकिश लैंग्वेज आप चूज़ करें या फिर आपकी अगर फ्रेमिंग सेंटेंस बहुत अच्छा है तो यूज़ करें. ये वीडियोज़ आपको समझाने के लिए है, ये आंसरिंग बेसिस के लिए नहीं होती हैं, राइट? सो इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, इस वीडियो पे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा थॉरली समझ सकते हैं. बट सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चीज़ें लिखी हुई उनके बेसिस पे आंसर्स नहीं लिख सकते. आंसर्स लिखने के लिए बुकिश लैंग्वेज या फिर आपकी फ्रेमिंग सेंटेंसेस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, उस बेसिस पर आप कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ सिविक्स. सो द फर्स्ट यूनिट इज़ योर यूनियन पार्लियामेंट. इन दिस यूनियन पार्लियामेंट फर्स्ट इज़ गिवन अबाउट दिस फेडरल सेटअप. इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसे बाई कैमरल कहा जाता है. बाई कैमरल मीन्स दैट दिस पार्लियामेंट इज हैविंग 2 हाउसेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाई कैमरल. कौन कौन से हाउसेस हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा. ओके, चलिए इसके बारे में पहले बात करने से पहले हम फेडरल सेटअप को जान लेते हैं. वाई इंडिया की गवर्नमेंट को फेडरल सेटअप क्यों कहा जाता है? बिकॉज फेडरल सेटअप एक वो सेटअप होता है जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में. यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी एंड देयर विल बी वन स्टेट गवर्नमेंट. बोथ आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स. सो एरियाज़ जो इनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए हो गई. स्टेट गवर्नमेंट यूपी में बीजेपी की है, आपकी राजस्थान में कांग्रेस की है. इस तरीके से स्टेट में तो वो अपने अपने स्फीयर में वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर के तरीके से होती हैं. ड्रॉस पावर फ्रॉम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है वो एक ही है, तो सारी की सारी पावर वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर. देखिए फेडरल का मतलब क्या होता है कि डिवीजन इन सेंट्रल स्टेट. यूनिटरी में आ जाता है कि एक सिंगल पावर. इसके लिए क्यों कहा गया है इसका एक एग्जांपल आपको बता देते हैं. देखिए जो मैटर्स होते हैं जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, दोज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ लिस्ट. एक आपकी हो जगह आपकी सेंट्रल लिस्ट, एक आपकी स्टेट लिस्ट और एक आपकी आ गई कॉन्करेंट लिस्ट. तो इनमें जो मैटर है, अगर आपका सेंट्रल मैटर है, सेंट्रल लिस्ट में जितने भी आइटम हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा काम कौन करती है? सेंटर. स्टेट लिस्ट में जो आइटम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा सुप्रीम होती है. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही स्टेट और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर सकती हैं, बट अगर कोई क्लैशेस हो कभी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, राइट? एंड काफ़ी सारी जगहों पर, ये तो स्टेट लिस्ट आइटम्स की बात हो गई, इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसकी ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि लॉज बनाने के लिए, लॉज अगर कुछ बनते हैं हमारे सेंट्रल में तो वो सारी स्टेट्स पर अप्लाई हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, स्टेट्स को कम ज़्यादा करना, उनकी बाउंड्रीज को छोटा बड़ा करना। सो और एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस। सो फेडरल तो है, हमारी फेडरल तो है गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। पावर जो है हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड है, सेंट्रल पावर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं जहाँ पर सेंट्रल का ज़्यादा हस्तक्षेप है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। वी कैन ऑल्सो से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड स्पिरिट, यूनिटरी इन स्पिरिट। ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है कि ऐसा क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये अभी तक जो आपको बताई गई थी वो इसका इम्प्लाई करती हैं। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट, दो द स्टेट गवर्नमेंट हैव द राइट to administer their own state, the central government can dismiss the state under article 356. okay, so अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या रहता है, द पावर इज हेल्ड बाय वन सेंट्रल अथॉरिटी बट द फेडरल गवर्नमेंट इज, ये भी आपको बताया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अभी जितनी बातें करेंगे उसमें बताए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, देखिए जो सुप्रीम पावर है जिसको माना जाता है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें आपके पीएम प्राइम मिनिस्टर, आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी आ जाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इसके अलावा लेजिस्लेचर में जो आपकी पार्लियामेंट आती है, ठीक, पार्लियामेंट में कौन से लोग आते हैं, पार्लियामेंट में दो तरीके से डिवाइडेड है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन जिसमें आप वोट देते हैं, 2014 में जब सरकार बनी तो हम लोगों ने वोट दिए थे, ठीक, तो हमने वोट दिए थे इसलिए डायरेक्टली जो हमने इलेक्ट करे थे वो रिप्रेजेंटेटिव बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमपीज बने, तो वो लोग जितने भी हैं वो हाउस ऑफ पीपल्स में आ जाते हैं, दैट इज लोकसभा। इनके बारे में डिटेल्ड अभी जानकारी आपको नीचे दी जाएगी। इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि कितने कितने मेंबर होते हैं। लोकसभा में देखिए 552 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जितनी यूनियन टेरिटरी इस टाइम 9 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने पास, तो वहाँ से 20 मेंबर चुन के आएंगे। और 530 से ज़्यादा नहीं हो सकते बाकी अदर स्टेट से, ठीक है, 530 से ज़्यादा बाकी अदर स्टेट से नहीं हो सकते। और साथ ही साथ ये दे रखा है प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो इंडियन ओरिजिन से पैदा हुए हुए हैं, इंडिया में रह के कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं या फिर वापस इंडिया आ गए हैं, जो जिनकी ओरिजिन ब्रिटिश और इंडिया का मिला के है, दोज आर एंग्लो इंडियन पीपल्स। तो 2 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन के नहीं हो सकते। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 250 से ज़्यादा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, जिसमें 238 से ज़्यादा नहीं हो सकते आपके स्टेट्स एंड यूटीज़ में से, यूनियन टेरिटरीज में, और 12 नॉमिनेट करते हैं मैक्सिमम प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं। कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, इनके पूरे के बारे में नीचे डिस्कशन है, बट ये चार्ट आप देख सकते हैं। देखिए लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। टर्म इज़ 5 ईयर, 5 साल तक ये वर्क करते हैं। एक बार अगर गवर्नमेंट चुनी जाती है तो 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है, बट इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और इसको डिसॉल्व भी कराया सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम की एडवाइस के बेसिस पे। कभी और पार्टीज़ होती हैं जो अपनी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती हैं। अभी आपने रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो अपने स्टेट असेंबली का इस टाइम चल रहा है सचिन पायलट वाला, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। तो अगर सचिन पायलट ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लेकर चले जाते बीजेपी में तो कांग्रेस की सरकार जो थी गिर जाती। वैसे ये बड़े लेवल पे सेंट्रल में काम करता है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से सरकार अपनी नहीं रह पाई, वहाँ के एमपीज़ कम हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरना पड़ता। तो इस वजह से अगर वो 5 साल पूरे नहीं कर पाए हैं, उससे पहले भी डिसॉल्व करी जा सकती है। पीरियड एक्सटेंड करा जा सकता है, कितना, 1 साल तक, कब, इमरजेंसी के वक्त में।
और लेकिन 1 साल के बाद री इलेक्शन होने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। जब हमारी इमरजेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको फ्लैश इलेक्शन करने पड़ेंगे। 530 जो है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं मैक्सिमम। आपके 20 यूटी से ये एंग्लो इंडियन रहते हैं, ये आपको अभी ऊपर बताया गया था। क्वालिफिकेशन, आप एमपी कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन, देन योर एटलीस्ट एज शुड बी 25 ईयर्स। इसके अलावा आपकी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल में यानी वोटर आईडी आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आप इंसॉल्वेंट ना हो, यानी कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कर्जे में तो नहीं है, और अगर कर्जे में है तो आप अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को निपटा सकें, इस कैपेबिलिटी के आप होने चाहिए। कोई होल्ड ना कर पाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि गवर्नमेंट में इनके पास कोई ऐसी पोस्ट भी है और साथ में इलेक्शन भी लड़के एमपी भी बन गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक ही आप अपने पास फ़ायदे की चीज़ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग रामपुर से बिलोंग करते हैं, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रामपुर में हमारे इलेक्शन हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति जो थे वो एमएलए ऑलरेडी थे और फिर वो एमपी बन गए थे। एमपी का इलेक्शन उन्होंने जीता और एमपी बन गए, तो उन्हें एमएलए की सीट छोड़नी, क्योंकि एमएलए की सीट इस वजह छोड़नी क्योंकि दो ऑफिस वो नहीं रख सकते अपने साथ, तो एमएलए को उन्होंने छोड़ना पड़ा और एमपी वो बन गए। ठीक। और शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उन पर साबित हो जाए कि वो क्रिमिनल है। शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि दिमागी तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हो। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। वो हु इज द स्पीकर? ये स्पीकर वो होते हैं हु कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस। इस टाइम ओम बिरला हमारे जो है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं। इनकी क्या क्या, इनके पावर टू मेंटेन, ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे इन्हें माना जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर आपका इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो मिनिस्टर्स रखते हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स रखते हैं जिनके पास ज़्यादातर अथॉरिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। फिर उसके नीचे छोटे छोटे मिनिस्टर और होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर इनके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। इस तरीके से पूरा रेंज है। आने वाले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बाद जो रैंक आती है वो आपकी मिनिस्टर्स की नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की आती है। ठीक है। ये किसी को आंसरेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाउस को छोड़ के, यानी लोकसभा में ये आंसरेबल है। किसी भी लॉ, नो कोर्ट ऑफ लॉ कैन गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द रूलिंग गिवन बाय हिम, यानी कि अगर कोई रूलिंग इनके द्वारा दी गई है तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। इलेक्टेड अमंग द फर्स्ट लोकसभा मीटिंग, ये कब होते हैं? देखिए, जब सरकार बनती है तो जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, जब सरकार बनती है तो उसमें जो पहली मीटिंग, पहली लोकसभा लगती है, पार्लियामेंट लगती है, तो उसी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में इनको इलेक्ट करा जाता है। इलेक्ट कौन करता है? जितने भी एमपीज़ आपके जीत कर आए हैं वो सब लोग इनको इलेक्ट करते हैं। रिमेन इन ऑफिस टिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनका टेन्योर 5 साल का है। कभी कभार ऐसा होता है कि 5 साल के एक्सीड भी हो गया और न्यू स्पीकर को अभी तक चुना नहीं गया है, तो जब तक न्यू स्पीकर को नहीं चुना जाएगा ये स्पीकर रहेंगे। इनको री इलेक्ट भी कराया सकता है, इनके जब 5 साल पूरे हो गए हैं तो इनको री इलेक्ट भी कराया सकता है। इनको हटाया भी जा सकता है इनकी पोस्ट से अगर कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, यानी लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करा गया और सहमति से सबने कहा भाई ये स्पीकर ठीक नहीं, इनको हटाया जाए तो हटा दिया जाएगा। रेजिग्नेशन, दे हैव टू गिव द रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर। ओके। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम मेंबर, 12 नॉमिनेटेड हैं। 12 नॉमिनेटेड कहाँ से होते हैं? वो उन फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स। आपको ध्यान होगा सचिन तेंदुलकर जो थे हमारे राज्यसभा मेंबर थे। क्यों थे वो क्रिकेटर हैं, उन्होंने इलेक्शन तो लड़ाई, तो वो नॉमिनेटेड थे। 238 बाय अदर हाउस मेंबर्स एंड स्टेट असेंबली। 238 किसके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं? ये लोगों के द्वारा नहीं होते हैं। इसमें जितने भी हमारे अदर एमपीज़ यानी लोकसभा के एमपीज़ हैं और एमएलए हैं, स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। ये इलेक्ट कैसे होते हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा। इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीज़न हो, 30 साल के हों, लोकसभा में 25 साल का था, इसमें 30 साल है। फिर से भाई वोट हो, इंसॉल्वेंट ना हो भाई,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें, क्रिमिनल ना हो, अनसाउंड सेम है, वही सिर्फ और सिर्फ एज का डिफरेंस है इसमें और लोकसभा के क्वालिफिकेशंस में। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे आ जाइए। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते क्या है, पार्लियामेंट में किस तरीके से काम होता है। पार्लियामेंट में फर्स्ट चीज आ गई सेशन। ईच हाउस शैल मीट एट लीस्ट 2 times इन अ ईयर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की कंबाइन मीटिंग साल में कम से कम 2 बार होगी, ठीक। और जिसका इंटरवल यानी कि अगर आज मिले तो 6 महीने से पहले पहले दूसरी मीटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए। नॉर्मली 3 बार तो हमारे देश में इस तरीके से दिया हुआ है, 3 बार तो हमारे मीटिंग होती ही होती है। जैसे कि एक बार बजट सेशन होता है जो फरवरी मार्च, फिर मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त में होता है, विंटर सेशन ये नवंबर दिसंबर में। तो 3 बार बेसिकली हमारे जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा हैं। क्वारम क्या है भाई, एटलीस्ट कितने लोग अवेलेबल हों कि हमारी हाउस की कार्यवाही वो आगे चल पाए। तो बेसिकली हाउस के नंबर के लगभग 1/10 लोग मौजूद होने चाहिए, यानी कि लोकसभा में 552 हैं तो कम से कम तो 56 लोग मौजूद होने चाहिए, 56 लोग मौजूद होने चाहिए, तभी आज की लोकसभा लगाई जाएगी। क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं 11 बजे से, तो 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चंस रखे जाते हैं। क्या होता है उसमें, ऑन एवरी डे गिवन द क्वेश्चंस इन लोकसभा अनलेस अदरवाइज डिसाइड बाय द स्पीकर से कुछ और डिसाइड करा गया तो बात अलग है, लेकिन जनरली 11 से 12 बजे तक का टाइम क्वेश्चंस के लिए रखा जाता है। मेंबर्स इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के से रिलेटेड हो, और ये उनका राइट जो है वो इंटरपेलेशन भी कहलाता है। यानी कि जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं वाई पार्टी का मेंबर हूँ, तो मैं वाई पार्टी का मेंबर हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक्स पार्टी के किसी भी सरकार से, सॉरी मेंबर नहीं, किसी एक्स सरकार से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मुझे वो टाइम कब दिया गया है, 11 से 12 बजे, और ये जो मेरा राइट है क्वेश्चन पूछने का उसे इंटरपेलेशन कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में कि जितने भी क्वेश्चंस या फिर बातचीत हो रही होती है लोकसभा राज्यसभा में, वो मैडम स्पीकर, सर स्पीकर या फिर आपके सभापति महोदय ये कह के करी जाती है। वो क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं वो एड्रेस जो हों वो चेयर को ही करे जाएंगे, यानी स्पीकर को ही करे जाते हैं। पूछे भले गवर्नमेंट से जा रहे हैं, इसी तरीके से जब जवाब दिए जाते हैं तो भी वो चेयर को ही एड्रेस करके करे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन एड्रेस करा जाता है चेयर को, और अगर वो मान लिया गया कि हाँ ये वैलिड सवाल ही पूछे जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। एंड द मेंबर हैज़ टू गिव 10 days नोटिस। बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आवर में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आपको 10 दिन का नोटिस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। 0 आवर जो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर हुआ। 0 आवर 12 से 1 बजे लंच होता है तो ख़त्म हो जाता है। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस और परमिशन के, यानी यहाँ पर आप 10 दिन का नोटिस दे रहे थे, 0 आवर में आपको कोई से भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मोशन ये एक फॉर्मल प्रपोजल है मेड बाय द मेंबर स्टेटिंग दैट द हाउस शुड टेक सम पर्टिकुलर मैटर विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई से भी व्यक्ति, कोई सा भी जो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो एक मोशन लेकर आ सकता है। वो कह सकता है भाई ये कुछ ज़रूरी चीज़ें इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें, तो उस पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे मोशन कहा जाता है। बेसिकली 2 टाइप के मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, मीन्स अ प्रपोजल टू ले असाइड ऑल द अदर बिजनेस, यानी कि कोई सी भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ है उसके बारे में बात करी जाए, बाकी सारी चीज़ों को साइड रख के। जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी, भाई कहीं पर फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरीके के मोशन आ गए। फिर इसके अलावा आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो चीज़ है जो ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी के खिलाफ उठाती है। उनका कहने का मतलब होता है कि भाई हमें जो गवर्नमेंट चला रही है पार्टी उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा और इसको हटना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, प्रपोजल एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मिनिस्ट्री मूव्ड बाय द अपोजिशन, मिनिमम 50 मेंबर इसको सपोर्ट करें, ठीक। डिस्कशन ऑन मोशन 10 दिन के अंदर अंदर उस मोशन पे डिस्कशन होना चाहिए।
कंक्लूजन लीड्स टू वोट, और जो भी कंक्लूजन निकला कि हाँ भाई जो भी बातचीत रही 10 दिन के भीतर भीतर में, उसके ऊपर हमारी वोटिंग होनी चाहिए। अब वोटिंग होने के बाद मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उन्होंने कहा हाँ भाई इस सरकार में लोगों ने वोटिंग करी, एमपीज़ ने वोटिंग करी और कहा कि हाँ इस सरकार पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक एक वोट कीमती होता है। देखिए एग्जाम्पल आपका ये है कि 12वीं लोकसभा थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हारे थे और री इलेक्शन होने पड़े थे। इसके अलावा एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है भाई टेम्परेरी सस्पेंशन, यानी कि चेयर ने जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि आज का भाई वर्क ख़त्म हो गया इसलिए एडजॉर्न करते हैं। आपने कभी सुना भी होगा मूवीज़ में कि हमारे जजेस होते हैं वो ये बोलते हैं ऑर्डर देते टाइम, या फिर सॉरी ऑर्डर नहीं, बातचीत करते टाइम कि नेक्स्ट डेट के लिए कि ये वाला जो केस है विल बी एडजॉर्न टिल लास्ट नेक्स्ट डेट, यानी टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोरोगेशन ये टर्मिनेशन होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा पूरी तरीके से हाउस को टर्मिनेट कर देना, ये होता है हमारा प्रोरोगेशन। एडजॉर्नमेंट कब कब कराया जा सकता है? जब भाई काम पूरा हो गया दिन का, किसी हमारे सिटिंग या फिर एक्स मेंबर की डेथ हो गई है, इतना ज़्यादा डिसऑर्डर है कि बिजनेस कंडक्ट करना हाउस में पॉसिबल नहीं है, क्वारम जो है हमें 1/10 चाहिए होती है, 1/10 क्वारम आई नहीं है, या फिर कोई सी भी ऐसी समय जब स्पीकर को नेसेसरी लगे। कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि किस तरीके से कंट्रोल करती है। देखिए इंटरपेलेशन आपको बताया था कि कोई भी आपका जो मेंबर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके पास एक राइट है तो उसे इंटरपेलेशन कहा जाता है, तो ये कंट्रोल हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन हो सकता है, ये तीनों चीज़ें आपको अभी ऊपर बताई गई थी। और कोई सा भी ऐसा मोशन, अदर मोशन टू सेंसर, यानी कि सीवियर डिसअप्रूवल, जहाँ पर सीवियर डिसअप्रूवल है बाकी मेंबर्स का सरकार के खिलाफ, तो इसमें क्या है, मेंशन विच इफ दीज मोशंस विच इफ पास अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस, यानी कि मान लीजिए कि जब पार्लियामेंट में ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया कि भाई आप XYZ काम मत करो, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा नहीं भाई ये तो होगा, तो इनके मना करने के बावजूद भी आपने गवर्नमेंट ने वो काम करा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गवर्नमेंट के ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मॉनेटरी कंट्रोल्स किस तरीके से रहता है? पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट एंश्योर्स द पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट डिसीजन, यानी कि पार्लियामेंट कमेटी जो होती है हमारी, वो ये देखती है कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं पार्लियामेंट में वो पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए हों, पब्लिक के वर्क के लिए लिए गए हों। अदर पावर्स क्या क्या है? अदर पावर्स हैं हमारे एमपीज़ की, हमारी लोकसभा की, कि वो हमारी लोकसभा राज्यसभा की। और अदर पावर्स ये हैं कि वो ऑल्टर कर सकते हैं किसी स्टेट का नेम, बाउंड्रीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ है कि लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट रह गया है। ठीक, फॉर्मिंग न्यू स्टेट, मर्जिंग न्यू एरियाज, पहले भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग स्टेट बन गए थे, तेलंगाना वाला हुआ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला। ठीक, लॉ रिगार्डिंग द कंपोजिशन ज्यूरिसडिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन, यानी कितने जजेज होने चाहिए, इनकी पावर कितनी सीमित होनी चाहिए, ये सब, इनका ज्यूरिसडिक्शन कितना होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कहीं का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो वो कितना एरिया उसके अंडर में आएगा। हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट सेटअप करना 2 स्टेट्स के लिए, जैसे कि आपका चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो आपका हरियाणा और आपके पंजाब के लिए दोनों के लिए वर्क करता है। राज्यसभा कैन नॉट पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकती। एडजॉर्नमेंट मोशन कैन ओनली पास इन लोकसभा में ही सिर्फ एडजॉर्नमेंट मोशन पास करा जा सकता है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, कुछ ऐसी पावर्स राज्यसभा के पास भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, वो क्या है? मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट, यानी स्टेट लिस्ट के हिसाब से वो राज्यसभा, देखिए जो हमारी लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है डायरेक्टली एकदम, ठीक है, लेकिन राज्यसभा हमारी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें। ठीक, तो उसके पास अधिकार है कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके ऊपर वो बना सकती है लॉ। ठीक है, एज पर आर्टिकल
जो कि हमारा 249 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, बट मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3 की, यानी 2/3 मेंबर्स कहें कि हाँ भाई ये लॉ बनना चाहिए। मे डिक्लेयर दैट क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विस मे बी मेड इन द नेशन इंटरेस्ट, यानी कि कोई सी भी एक ऐसी, जैसे यूपीएससी है, इस तरीके को से भी एक इंस्टीट्यूशन बना लेना जो कि लोगों के और नेशन के इंटरेस्ट में है, ये काम भी राज्यसभा करती है। और इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता, इवन इमरजेंसी के टाइम में यही ट्रू पावर हो जाती है और ये राइटफुल पावर हो जाती है सारे डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा तो हो जाती है डिसॉल्व, तो वर्क कौन करेगा, वर्क करती है राज्यसभा। राज्यसभा होल एंड सोल पावरफुल हो जाती है और यही वर्क करती है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो लोकसभा के पास ही है जो राज्यसभा के पास नहीं है, वो क्या है, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लेकर आ सकता है। देखिए, बिल आपके एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक आपका मनी बिल होता है। मनी बिल जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड है, ऑर्डिनरी बिल यानी नॉन फाइनेंस, यानी यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, यानी एक नॉर्मल लॉ आगे बढ़ाना, वो ऑर्डिनरी बिल में आ गया। मनी बिल जिसमें पैसे का खर्चा है, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंट्रोड्यूस हो सकता है वो लोकसभा में हो सकता है, और राज्यसभा को बीइंग पास आर सेंटर टू आरएस, और जब ये अगर पास हो जाता है तो राज्यसभा में भेज दिया जाता है ये, ठीक। इंट्रोड्यूस सिर्फ, लेकिन ये लोकसभा में ही होगा। ये बात अलग है कि राज्यसभा यहाँ पर इनको मना कर दे, वो बात अलग है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मनी बिल। और कोई सी ऐसी डेडलॉक हो जाता है, मान लीजिए राज्यसभा के मेंबर्स कुछ और चाहते हैं, लोकसभा के मेंबर्स कुछ और चाहते हैं किसी भी नॉन ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो लोकसभा का ज़्यादा अपर एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अब लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ के वोट ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है तो फ़ायदा मिल जाता है। वोटिंग जब होती है पूरे वहाँ के 550 और वहाँ के 250 लोगों की MPs की, तो वहाँ पर लोकसभा जो ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो ये था हमारा सिविक्स का फर्स्ट यूनिट। इसके बाद जो हम यूनिट है जो विद इन अ डे आ जाएगा 24 आवर के अंदर, उसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की पावर्स के बारे में कवर करेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो थी सिविक सीरीज़ में, फर्स्ट है वीडियो है। इसके अलावा 2 वीडियोस और आएंगी जिसमें हम आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो 3 वीडियो में आपकी सिविक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।